हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है सभी का सपनों की उड़ान की एक नई क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर हम लोग वनपाल वन रक्षक का मॉडल पेपर नंबर 2 का अध्ययन करने वाले हैं। मॉडल पेपर 2 को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाली क्लास के अंदर हम लोग वनपाल वन रक्षक का मॉडल पेपर 1 पढ़ चुके हैं। मॉडल पेपर 1 पढ़ चुके हैं। इस क्लास के अंदर मॉडल पेपर 2 पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न सारे लेके आया हूँ। प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं सारे। इस क्लास को ध्यान से पढ़ लेना। जितनी क्लासें अपनी टोटल 30 क्लास होगी, दिन में 2 क्लास होती है। एग्जाम तक टोटल 15 दिन के अंदर अंदर 30 क्लास हो जाएगी। इनसे बाहर एक परसेंट भी नहीं जाएगा, ये गारंटी मैं लेता हूँ। और आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना, ठीक है ना। और ये आप लोगों के लिए आगामी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप लोगों के लिए एक नया बैच स्टार्ट कर दिया गया है सीईटी एलडीसी का। राजस्थान सीईटी एलडीसी प्रगति बैच है अपना। ये अपना एप्लीकेशन है, जीएस प्लेनेट ऑफिशियल सर्च करना है, जीएस प्लेनेट ऑफिशियल। इसके अंदर आप लोगों को ये कोर्स मिल जाएगा मात्र 399 रुपये के अंदर। आप लोगों को पूरा लाइव कोर्स करवाया जाएगा। ये 12th वालों के लिए इन नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो। ये ग्रेजुएशन वालों बच्चों के लिए है, ये भी 399 रुपये। और इस कोर्स को लेने के लिए आप लोग इन नंबरों पर मैसेज कर सकते हो। बिल्कुल। अब सर हमारे लिए और क्या बढ़िया खास बात है, वन रक्षक वनपाल का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिसके अंदर उन बच्चों को रखेंगे जिनका सिलेक्शन दिलवाना है। उन पे हम लोग उनसे प्रॉपर खुद बात करेंगे, उनको बताएंगे कि किस प्रकार से तैयारी करनी है। तो ग्रुप से जुड़ने के लिए आप लोगों को क्या करना है, अपने 2 नंबर यहाँ दे रखे हैं, ये नंबर और ये नंबर मैसेज कर देना है कि सर वनपाल वन रक्षक का स्टूडेंट हूँ, आपसे तैयारी करता हूँ, और ग्रुप में जोड़ देना। आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। डेली पीडीएफ डाली जाती है और महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो डाले जाते हैं। सब कुछ ग्रुप के अंदर अपडेट रहता है, तो ग्रुप में जुड़ना ना भूलें। ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी कि आप लोग ग्रुप में नहीं जुड़ रहे। कई कुछ दिन क्लास नहीं भी ले जा रही तो भी आप पिछली क्लासों की पीडीएफ को पढ़ सकते हो, है ना। शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का अपना पहला प्रश्न क्या है सर? पहला प्रश्न साइंस का आ गया, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र। नमक का रासायनिक सूत्र बताओ। नमक का रासायनिक सूत्र क्या होगा, ये प्रश्न आप लोग बताओ मेरे को। नमक का रासायनिक सूत्र सर NaCl, NaCl। सर Na का मतलब सोडियम, Na का मतलब सोडियम, Cl क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो साइंस की भाषा के अंदर नमक को क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। बिल्कुल सर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से प्रतिजैविक प्रतिजैविक कौन है? प्रतिजैविक कौन नहीं है? स्ट्रेप्टोमाइसिन ये है, टेट्रासाइक्लिन ये भी है, एरिथ्रोमाइसिन ये भी प्रतिजैविक है। थाइरॉक्सिन थाइरॉक्सिन प्रतिजैविक नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल सभी प्रश्न करवाऊंगा। सभी प्रश्न 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। कितने? 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। 50 प्रश्न आपको मात्र 30 मिनट के अंदर अंदर 30 मिनट के अंदर अंदर जीके है, करंट अफेयर है, और जनरल साइंस है, और मैथ है, रीजनिंग है। जो जो सब्जेक्ट इसके अंदर आते हैं सभी के बढ़िया बढ़िया प्रश्न ढूंढ के और 50% का मॉडल पेपर तैयार करके लेके आया हूं। और इस पेपर से कम 5 से 6 प्रश्न आपके पेपर में दिलवाने की गारंटी मेरी है। बस वीडियो को पूरा ध्यान से पढ़ना और जो प्रश्न पढ़ाए जा रहे हैं उनको याद रख लेना, उनको याद रख लेना। आज की क्लास का तीसरा प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा एंजाइम नहीं है? कौन सा एंजाइम नहीं है? ट्रिप्सिन सर एक एंजाइम है, पेप्सिन भी एंजाइम है, पेप्सिन भी एंजाइम है। थाइरॉक्सिन कोई एंजाइम नहीं है, थाइरॉक्सिन कोई एंजाइम नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? एंजाइम नहीं है। डायोप्टर, डायोप्टर क्या काम करता है? डायोप्टर लेंस की क्षमता बताता है कि ये लेंस की क्षमता क्या है, इस लेंस की क्षमता क्या है, ये चीज हमें कौन बताता है? डायोप्टर। डायोप्टर किसका मात्रक है?
डायोप्टर एक मात्रक है, मापक नहीं है, मात्रक है, यानी कि कितने डायोप्टर क्षमता है इस लेंस की। इस ध्वनि की क्या होती है, डेसिबल। दाब का, दाब का मात्रक क्या होता है, दाब का मात्रक बताओ, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है ना, छोड़ो इसको। परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की उपस्थिति की खोज किसने की, कि परमाणु होता है उसके अंदर भी न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ये चीज किसने बताई थी, ये चीज किसने बताई थी, सर ये चीज जेम्स चैडविक ने बताई थी। किसने, जेम्स चैडविक ने। बिल्कुल सर, याद ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। जेम्स चैडविक, रट लो, क्लास के अंदर ही रटवा दूंगा। जेम्स चैडविक ने परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की खोज की थी, परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने, बिल्कुल। वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। भार क्या होता है, भार क्या होता है, सर भार बराबर होता है mg। m का मतलब मास, द्रव्यमान कितना है 20, g का है गुरुत्वीय त्वरण, कितना होता है याद कर लो, गुरुत्वीय त्वरण 9.8 होता है, 9.8 होता है, मल्टीप्लाई कर लो 196 न्यूटन, 196 न्यूटन, 196 न्यूटन हो जाएगा, बिल्कुल सर सही उत्तर। कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो वह उसका पीएच कितना है, लाल लिटमस को नीला कर देता है उसका पीएच कितना है, 7 से ज्यादा, 7 से कम तो क्षार, 7 से ज्यादा तो अम्ल, तो क्या होगा 10 होगा। निम्न में से रबी की फसलों के समूह की पहचान कीजिए, रबी की फसल कौन कौन सी है, गेहूं है, जौ, चना, सरसों, बिल्कुल सर पहला ही ऑप्शन आ गया, ये सभी रबी की हैं। बाजरा खरीफ की, मक्का भी खरीफ की, ज्वार खरीफ का, मूंगफली भी खरीफ की, चारों नहीं है। चना रबी का है, मक्का खरीफ की आ गई, गेहूं रबी का, बाजरा खरीफ की, इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। गेहूं, जौ, चना, सरसों, ये चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। वैसे चारों ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, सर बिल्कुल आसान प्रश्न है, जो राज व्यवस्था पॉलिटी पढ़ रहा है उसको ये प्रश्न तो आता ही आता है, उपराष्ट्रपति होता है रे, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, बहुत आसान प्रश्न ले आए, बहुत ही आसान प्रश्न ले आया आज तो मैं, और अगर ये प्रश्न आप लोगों को नहीं आ रहे तो समझो एग्जाम में सिलेक्शन है मुश्किल है। 30 दिन, 30 क्लास 15 दिन लगा लो पूरी, सिलेक्शन मिलेगा, सिलेक्शन मैं दिलवाऊंगा। अगर पूरी क्लास लगाते हो और ध्यान से पूरी क्लासों को पढ़ते हो, रटते हो प्रश्नों को, मैं दिलवाऊंगा सिलेक्शन। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 को, कब, 1526 को। इनमें से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है, कौन सी नदी है जो दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाती है, सर गोदावरी नदी है। बच्चों कौन सी है, गोदावरी नदी, कौन सी, गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, याद कर लो। ये लो साइंस का प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न। मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है, मोनाजाइट रेत है उसमें कौन सा खनिज पाया जाता है, थोरियम, कौन सा, थोरियम खनिज, थोरियम खनिज पाया जाता है, कौन सा, थोरियम। अम्लीय वर्षा के लिए क्या उत्तरदायी है, कार्बन डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड,
सल्फर डाइऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बताओ सर, सल्फर डाइऑक्साइड तो है ही है, यानी कि एक तो SO2 हो गया अपना, और दूसरी NO2, दूसरी NO2, ये दोनों गैसें, यानी ऑप्शन नंबर डी। ये लो, अच्छा प्रश्न है, अभी खतरनाक प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। वायु दाब मापने की इकाई क्या है? वायु दाब मापने की इकाई क्या है? कैलोरी, सेल्सियम, सेल्सियस, जूल या मिलीबार? क्या है बता दो। वायु दाब मापने की इकाई क्या है? वायु दाब मापने की इकाई क्या है? सर मिलीबार है। किसमें मापते हैं वायु दाब को? मिलीबार के अंदर। उच्च दबाव वाले क्षेत्र के केंद्र में निम्न दबाव क्षेत्र की ओर से गोलाकार बहने वाली धाराओं हवाओं को क्या कहते हैं? गोलाकार बहने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? चक्रवात। क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं जी, बिल्कुल चक्रवात कहते हैं। उच्च दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर गोलाकार जो हवाएं बहती है, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे बनता है चक्रवात। नीचे छोटा ऊपर से बड़ा बन जाता है, क्या बोलते हैं? चक्रवात। शरीर में थायोडीन की कमी से होने वाला रोग। थायोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है शरीर के अंदर? घेंगा रोग होता है जी। कौन सा? घेंगा रोग। थायोडीन की कमी से, थायोडीन की कमी से घेंगा रोग। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन है? कौन सा है? बताओ, आप लोग बताओ इस प्रश्न का आंसर कि राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? धोंक, बबुल, नीम, खेजड़ी? कौन सा याद आ रहा है आप लोगों को? सर खेजड़ी है। कौन सा है? खेजड़ी। राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी है। मरुस्थलीय पौधों का लक्षण नहीं है। कौन सा लक्षण मरुस्थलीय पौधों का नहीं है? पत्तियों का सल्कों या कांटों में बदलना। बिल्कुल सर, ये तो मरुस्थलीय पौधों का ही लक्षण है। जड़ें बहुत गहरी और फैली होना। सर जड़ें बहुत गहरी होती है क्योंकि मरुस्थल क्षेत्र में पानी ऊपर नहीं होता, पानी का स्तर नीचे होता है, तो जड़ें नीचे गहराई में पानी की तरफ जाती रहती है। पत्तियां बड़ी, फैली व रंध्र युक्त होना। सर पत्तियां बड़ी होगी तो पानी ज़्यादा चाहिएगा, तो मरुस्थलीय क्षेत्र में पानी कम होता है तो पत्तियां छोटी छोटी होती है। पत्तियां छोटी छोटी होती है। पत्तियों की सतह मोटी व रोम युक्त। हाँ जी बिल्कुल, पत्तियों की सतह मोटी होती है ताकि वो पानी, ताकि वो क्या कर सके? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को ज्यादा ज्यादा कर सके, और उन पे रोम पाए जाते हैं छोटे छोटे। कौन सा ऑप्शन नहीं है? सर पत्तियां बड़ी नहीं होती, ना ही रंध्र युक्त होती। ठीक है ना, समझा भी दिया बिल्कुल। अमरबेल किस श्रेणी में आता है? अमरबेल क्या है? अमरबेल क्या है? अमरबेल कहाँ पाई जाती है ये बताओ। अमरबेल, जैसे ये कोई पेड़ है, इस पेड़ के ऊपर क्या होता है, वो छा जाती है। जैसे यहाँ से इतनी अमर बेल, वो पतली सी होती है, वो बेल बनती जाती है, और वो अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करती है? इसी पौधे से ग्रहण कर लेती है। उसकी कोई जड़ नहीं होती, उसकी कोई जड़ नहीं होती, वो सीधी ऊपर फैल जाती है और इस पौधे का रस चूसती रहती है। तो क्या है ये? परजीवी, दूसरे जीवों पर जीवित रहती है, यानी भोजन खुद नहीं बनाती, दूसरे पौधों से भोजन लेती है, यानी कि परजीवी है ये। क्या है अमरबेल? परजीवी। जोगी महल राजस्थान के किस अभयारण्य में स्थित है? जोगी महल, जोगी महल कहाँ स्थित है? सर जोगी महल तो रणथंभौर में है। जोगी महल कहाँ है? जोगी महल रणथंभौर के अंदर है, रणथंभौर के अंदर है।
विश्व ओजोन संरक्षण दिवस। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? सर हमने तो 16 सितंबर को बनाया था, अभी थोड़े दिन पहले। सर जी 16 सितंबर को बनाया था, 16 सितंबर को, 16 सितंबर को। 14 सितंबर हिंदी दिवस बनाया था, उसके एक दिन छोड़ के, और उसके बाद अगले दिन हमने ओजोन संरक्षण दिवस बनाया था। इस दिन हम लोगों ने पेड़ पौधे लगाए थे, पेड़ पौधे लगाए थे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? यह नारा किसने दिया था? यह नारा बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। किसने? कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक जी ने ये बात बोली थी। बिल्कुल, ये नारा किसने बोला? बाल गंगाधर तिलक जी ने। हमारे संविधान में कुल कितने अनुच्छेद व अनुसूचियां हैं? कितने अनुच्छेद हैं तथा कितनी अनुसूचियां हैं? कितने अनुच्छेद तथा कितनी अनुसूचियां हैं? सर अनुच्छेद तो 395 है, वह अनुसूचियां 8 है। अनुच्छेद 395 और अनुसूचियां 8। ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है सर। बिल्कुल जी, याद कर लेना, प्रश्न महत्वपूर्ण है, प्रश्न महत्वपूर्ण है, आएगा एग्जाम में, आएगा, बिल्कुल आएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। ये लो अगला प्रश्न। दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आने के पश्चात गांधी जी ने पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ किया था? जब गांधी जी अफ्रीका गए हुए थे, आने के बाद पहला आंदोलन कहाँ किया था? चंपारण से शुरुआत की थी, चंपारण से शुरुआत की थी। पहला आंदोलन चंपारण के अंदर किया था, पहला आंदोलन चंपारण के अंदर गांधी जी ने किया था। निम्न में से नेत्र का पर्यायवाची, सर हिंदी का प्रश्न भी आ गया, बिल्कुल आ सकता है जी, हिंदी का प्रश्न भी आ गया। नेत्र का मतलब किसका पर्यायवाची है? नयन का, लोचन, चक्षु या उपरोक्त सभी? किसका पर्यायवाची है? नयन, लोचन, चक्षु, ये सभी अपनी आंख के पर्यायवाची हैं। किसके? आंख के पर्यायवाची हैं। ये चारों पर्यायवाची किसके हो गए? आंख के। अब ये वाला प्रश्न बता दो, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, बुध, मंगल, बृहस्पति। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है। कौन सा? बुध। ओके जी, अगला प्रश्न देखो। हिंदी का प्रश्न आया है, बहुत ही शानदार सा प्रश्न है, सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर देंगे। जो हर स्थान पर विद्यमान हो, जो हर स्थान पर विद्यमान हो, उसका अर्थ क्या है? अंतर्यामी, सर्वोत्तम, अप्रवासी, सर्वव्यापी। क्या हो जाएगा? सर्वव्यापी, यानी कि जो सभी जगह पर विद्यमान हो, क्या हो जाएगा? सर्वव्यापी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जी। देखो बच्चों, अगला प्रश्न देखो। अक्कल पर पत्थर पड़ना, अक्कल पर पत्थर पड़ना, इस प्रश्न का अर्थ क्या है? बुद्धि नष्ट होना, अत्यंत क्रोधित होना, अत्यंत प्रिय होना, घमंडी।
अक्ल का मतलब क्या होता है? बुद्धि। पत्थर पड़ने का मतलब होता है नष्ट होना, तो बुद्धि नष्ट होना। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? बुद्धि नष्ट होना, बुद्धि नष्ट होना। ऑप्शन नंबर ए, 28वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा जी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो, आसमान के तारे तोड़ना, आसमान के तारे तोड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? लज्जित होना, असंभव कार्य करना, अत्यंत प्रिय होना, व्यर्थ प्रयास करना। आसमान के तारे तोड़ना यानी कि असंभव कार्य है। आसमान के तारे कभी तोड़े नहीं जाते, तोड़े नहीं जाते, यानी कि ये क्या है? असंभव कार्य किया जा रहा है किसी के द्वारा। कुछ लोग कहते हैं ना कि तू कुछ कहे तो सही, मैं तेरे लिए तारे तोड़ लाऊंगा, है ना? तो वही बात आ गई, उनसे कुछ होता तो है नहीं, लेकिन वो गप्पे फेंकते रहते हैं कि तारे तोड़ लाऊंगा। अरे कुछ नहीं होता, ये असंभव कार्य है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। देखो बच्चों अगला प्रश्न, कितना शानदार प्रश्न है। पद्य का उदाहरण। पद्य के अंदर क्या आता है? अपन सभी को पता है पद्य के अंदर क्या क्या आते हैं? दोहा आता है। नाटक कभी पद्य के अंदर थोड़ी लिखा जाता है, नाटक को तो पूरा लंबा होता है, ठीक है ना, पूरे मतलब गद्य टाइप के अंदर लिखा जाता है, गद्य। उपन्यास भी, उपन्यास भी क्या है? गद्य। और निबंध अपने को पता है गद्य में लिखते हैं। पद्य के अंदर क्या लिखा जाता है? दोहा। क्या? दोहा। ये आ गया अपना बढ़िया वाला प्रश्न, ये आ गया अपना बढ़िया वाला प्रश्न। किस चीज का? मैथ का, मैथ का प्रश्न आ गया। एज वाले चैप्टर से मैथ का प्रश्न आ गया। ये प्रश्न मैथ का आ गया सर, बिल्कुल। चलो जी, इस प्रश्न को पढ़ते हैं। रहीम की माँ की आयु रहीम की 6 गुनी है। 6 वर्ष बाद रहीम की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। उनकी आयु क्या है? प्रश्न को अच्छे से समझना। रहीम की आयु, रहीम की माँ की आयु, माँ की आयु को मान लीजिए x। रहीम की आयु की 6 गुनी है, यानी ये y किसकी है? रहीम की, और x है रहीम की माँ की। 6 वर्ष बाद यानी कि x के अंदर भी 6 जुड़ गए और y में भी 6 साल और जुड़ गए। उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। 1/3 मतलब ये 3 गुनी रहेगी अब इसकी, है ना। आपके सामने दो समीकरण आ गई, एक तो ये आ गई x+6 बराबर 3y + 18, और एक आ गई x बराबर 6y, है ना। इसको हल करते हैं तो x बराबर 3y + 12। x का मान कितना है? 6y। इस समीकरण में रख दो तो देख लो 6y प्लस नहीं 6y इज इक्वल टू 3y + 12। 3y प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, 3y अपने पास बच जाएगा इज इक्वल टू 12। y बराबर 12/3, यानी कि y का मान आ गया 4। y का मान 4 आ गया, यानी कि जो रहीम है उसकी आयु आ गई 4 वर्ष। रहीम की आयु आ गई 4 वर्ष। अगर रहीम की आयु 4 वर्ष है तो उसकी माँ की कितनी होगी? उसकी 6 गुनी, उसकी 6 गुनी। इस समीकरण में रख दो मान, x बराबर 6 × 4, 6 चौक 24, यानी उसकी माँ की आयु 24 और रहीम की 8। बिल्कुल सरल सा प्रश्न था, बिल्कुल सरल सा प्रश्न था। समझ नहीं आया दोबारा देख लो, थोड़ा सा बैक करके अच्छे से समझ आ जाएगा। नॉर्मल प्रश्न है ना। ऐसे प्रश्न तो समझ लिया करो बच्चे, ऐसे प्रश्न समझ लिया करो, ऐसे प्रश्न में मेरे से कुछ ना बोला करो। ये प्रश्न बिल्कुल आसान प्रश्न पूछ रखे हैं भाई, बिल्कुल। a² - b²। सर जी 3 प्रमेय पढ़ के आए थे गणित के अंदर, 3 ही प्रमेय पढ़े थे, 3 ही।
पहला कौन सा था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, पहला ये था। दूसरा क्या था, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तीसरा क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। सर ये तीन ही समीकरण पढ़े थे मैथ के अंदर, है ना, तीन ही समीकरण थे मैथ के अंदर मेनली। तो ये अपना कौन सा है, तीसरे वाला समीकरण ही तो है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये रहा ऑप्शन, है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको तो बच्चे याद ही करना पड़ेगा, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इससे ज़्यादा याद ही करना पड़ेगा। तीन समीकरण है, तीनों को याद कर लो, तीनों को याद कर लो, है ना। एक 1225 किस संख्या का वर्ग है, बिल्कुल आसान तरीका, निकालना सिखा देता हूँ, निकालना सिखा देता हूँ। 1225 को लिखो, एक लाइन खड़ी, फिर ऐसे। सबसे पहले छोटी छोटी संख्या का भाग दो। अपने को पता है इसमें 2 का भी भाग नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भाग जाएगा। इसमें कौन सी संख्या का, 5 का। 5 दूए 10, 5 चौक 20, 5 5 25। फिर इसके बाद फिर वापस से 5 का जाएगा, 5 चौक 20, 5 नीम 45। फिर जाएगा 7 का, 7 1। अब आपको क्या करना है, दो संख्याओं में से कोई एक लेनी है, दो संख्याओं में एक ली जाएगी, एक 5 ले लिया, एक 7, इनको मल्टीप्लाई कर दो भी सब। 5 इंटू 7, 7 5 35। कौन सा ऑप्शन, सर ये दिख रहा 35, तो यानी कि बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल सर, मैथ तो बहुत इजी से समझा दिया। क्या करना है, 1225 को लिखा, फिर ऐसे एक लाइन आडी खींची, 2 का भाग देके देखो, 1225 में पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। 3 का देखे देखोगे नहीं जाएगा, 4 का देखे देखोगे नहीं जाएगा। छोटी छोटी संख्या कौन सी है, 5 है, 5 का गया, फिर ये संख्या आ गई, वापिस इसी में देख के देखो, फिर ये 49 7 ऐसे करके 2 में से फिर एक लेना है। 5 इंटू 7 35। बस बिल्कुल सरल सा प्रश्न था। ये लो, ये उससे भी आसान है, ये उससे भी आसान है। क्या करना है, 4 6 6 5 6, सेम वही तरीका, लेकिन इसमें 2 का जाएगा, 2 का जाएगा, 2 3 3, है ना, ये आ गया, ठीक है। फिर वापस से 2 का दोगे, जी बिल्कुल, एक फिर एक, जरूर समझ आ गया इतना तो। वापस 2 का दोगे 5 तक, फिर 8 तक, 3 2, वापस 2 का दोगे, फिर 2 का, इसी प्रकार चलता रहेगा। थोड़ा सा देख लो, अब 2 का और जाएगा, लेकिन अब जाएगा 3 का, ऐसे करके। ये पूरा तो मैं यहाँ पे करवा नहीं पा रहा ना, अब देख लो कितने 2 आ गए। चलो इसको पूरा ही करते हैं आज तो, है ना। 6 दुए हैं, 2 की पावर 6, यहाँ कितना बचा है, 729। 2 की पावर 6 है, फिर 729 बच गया, इसको करते हैं बचे हुए को, देख लो। भाग दे, चलो बस, और कुछ नहीं करना, है ना, बस भाग देना है, बस भाग देना है। 3 की पावर भी, घनमूल का मतलब घन क्यूब, यानी कि 3 में से एक लेना है, घात 6 है तो 2 ले लेंगे। 4 इंटू 9, 9 चौक 36, ऑप्शन नंबर सी है ये, वैसे सी है, वैसे 2 नंबर दे रखा है, चलो कोई ना, ये सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बिल्कुल। एक वस्तु का मूल्य 1550 रुपये था, कितना था, 15,500, सॉरी 1550 नहीं, 15,500। इसकी मरम्मत पर 450 रुपये खर्च किए, यदि उसे 15% लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो कितनी खरीदी, 15,500 खरीदी, 400 ऊपर लगा दिए, 450,
यानी 15,950 की पड़ी है। 15% लाभ का मतलब 15,950 इंटू 15/100। 15% का मतलब यही होता है ना कि कितना प्रतिशत, 15/100 लगा दिया। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है ना। 15, 5 दूए 10, 5 दिए 15। इसको हल कर लो भाई, इसको हल कर लो, कितना उत्तर आएगा, इतना आएगा लगभग पॉइंट, कितना आ जाएगा 0.50, ठीक है जी। इतना प्रतिशत लाभ होगा, यानी इतने रुपए का लाभ होगा और इतने की खरीद रखी है। ये इसमें प्लस और ऐड कर दो, प्लस ऐड कर दो 15,950, कितना बन जाएगा ये, 2, 14, 3, 8, 1, 18,342.50। वैसे भी स्पष्ट दिख गया था कि 0.50 लास्ट में है, यही ऑप्शन होगा, बी नंबर, है ना। मैथ के सवाल तो बहुत इजी आते हैं रे, मैथ के सवाल तो बहुत इजी आते हैं। ये लो जी, कितना इजी सवाल है। टेन 90 डिग्री माइनस ए क्या होता है, कोट होता है। सर ये तो प्रश्न है, ये तो सीधा फॉर्मूला है कि साइन का उल्टा कोस और कोस का उल्टा साइन, ये दोनों हो गए। टेन का कोट, कोट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, बस बात खत्म। 15a माइनस 9b प्लस 3b माइनस 3 में से 4a प्लस 7ab है, यहाँ कितना है, 7ab प्लस 3b प्लस 12 को घटाने पर प्राप्त होगा। घटाना है जी, बिल्कुल घटा देंगे। लिखो 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, नीचे 4a 7ab। घटाने का मतलब क्या होता है, नीचे वाली का चिन्ह चेंज कर दो, प्लस है वहाँ माइनस, माइनस है वहाँ प्लस, ये -12 और -3 माइनस के 15, अब इनको जोड़ दो, प्लस के 5 माइनस के 3 प्लस के 2, प्लस के 7 माइनस के 2 माइनस के 2ab, माइनस के 4 प्लस के 12 प्लस के 8a, बस बात खत्म। 8a माइनस 2ab प्लस 2b माइनस 15, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर है जी। अरे सर मैथ वाले प्रश्न का तो हलवा कर दिया, मैथ वाले प्रश्न का तो हलवा ही कर दिया, है ना। -4p 7pq का गुणनफल ज्ञात कीजिए, गुणा कर दो, 7 चौक 28, p इधर भी है इधर भी है, यानी कि p का स्क्वायर और q, बस बात खत्म, बात खत्म कर दो, मैथ वाले प्रश्न की तो बात खत्म कर दो। ये भी ले लो, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 600 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर, क्षेत्रफल किस में होता है, स्क्वायर में, इसकी भुजा क्या होगी। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुणा भुजा की स्क्वायर बराबर कितना है 600, 6 इधर गुणा में भाग में आ जाएगा, यानी कि भुजा की स्क्वायर बराबर 600, इधर स्क्वायर है इधर आके रूट 100 बच गया ना, यहाँ 600 का भाग दिया तो 100 का रूट करोगे 10, कितनी आ गई भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर। बिल्कुल सर जी, सरल प्रश्न था, है ना। ये भी देख लो, 9 की पावर 3/2, 9 की पावर 3/2, पहले 9 को देखो, 9 क्या है 3 की पावर 2, यानी कि 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 × 3 9, फिर इसकी पावर 3/2। अब घात को सभी को एक जगह लिख दो, 2 गुणा 3/2, इतनी घात है ना, 2 से 2 कैंसिल, 3 की घात बच गई 3, और 3 की घात 3 का मतलब होता है 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी टोटल 27। ये लो जी, ये लो जी।
अब मजा आएगा सर। अब गणित गई, अब गणित गई। अब आ गई अपनी हिंदी और जीके और विज्ञान। कूटक किसकी कृति है? कूटक कृति किसकी है? बता दो रे लाडलो। कूटक कृति किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कूटज, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? रक्त किस प्रकार का उत्तक है बता दो। रक्त एक संयोजी उत्तक है। रक्त एक संयोजी उत्तक है। रक्त एक संयोजी उत्तक है सर जी। रक्त एक संयोजी उत्तक है, बिल्कुल। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? अमरकंटक, अमरकंटक नर्मदा नदी का। कौन सी नदी का? नर्मदा नदी का। कौन सी नदी का? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, बिल्कुल जी, नर्मदा नदी का है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है? मरुस्थलीय, टुंड्रा, विषुवतीय, ध्रुवीय। कौन सा क्षेत्र ऐसा है दोस्तों जिसके अंदर सबसे ज्यादा वर्षा होती है? सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पर होती है? विषुवतीय क्षेत्रों पर। कहाँ? विषुवतीय क्षेत्रों पर। कहाँ होती है? विषुवतीय क्षेत्रों पर होती है। जी सर, बिल्कुल समझ आ गया ये प्रश्न। सलील निम्न में से किसका पर्यायवाची? सलील, सलील जल का है। सलील जल का है और सलील पानी, ये दोनों तो सेम ही है। जल के पर्यायवाची हैं पानी, सलील, अम्बू, वारी, है ना। ये सारे किसके हैं? जल या पानी के पर्यायवाची हैं। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पढ़ तो लिया, लेकिन कौन सा ऑप्शन होगा? डी नंबर ऑप्शन होगा। मोहन ने आम खाया में करता है। आम किसने खाया? कर्म किसने किया? कर्म क्या है? आम खाया गया है। क्या चीज खाई गई है? आम। तो कर्म क्या हो गया? आम। किसको खाया गया है? आम को, यानी कि कर्म ये हो गया। खाया मतलब ये क्रिया होगी, ये क्या हो गई? क्रिया। ने क्या हो गया? कारक। और मोहन, काम को करने वाला क्या होता है? कर्ता। किसने खाया है? मोहन ने। तो कर्ता कौन हो गया? मोहन। बात खत्म। कर्ता क्या हो जाएगा? मोहन। आपको सभी चीजें मैंने बता दी। 1 मीटर का 10 किलोमीटर से अनुपात, ये लो जी। 5 मीटर का अनुपात का मतलब होता है बटा। किलोमीटर को मीटर में बदल लो, 1000 से गुणा कर लो, यानी कि 5। इसको पहले काट लो, 1 और 5 का भाग लगाओगे तो 5 2 10, 2000, यानी कि 1:2000। ऑप्शन नंबर ए, 48 का ऑप्शन नंबर ए। ये प्रश्न कर लो, ये प्रश्न कर लो। 1/2, 1/2 और इसकी पावर है पूरी, ये इसकी पावर है -5, -5। 1/2 की पावर -5। बताओ, इसको इस टाइप से करके देखो। 1/2 की पावर -5, और ये ऊपर आएगा तब क्या हो जाएगी? 2 की पावर 5, यानी कि बटा 1 बच गया। 2 की पावर 5 का मतलब 3 4 5, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा सर। व्हेल क्या है? व्हेल क्या है? क्या व्हेल मछली है? जी सर, बिल्कुल। व्हेल तो क्या है? एक मत्स्य है, मछली है। क्या है? मछली है सर जी। दोस्तों, आज की क्लास के अपने 50% बहुत ही कम समय के अंदर और बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन के साथ मैंने आपको समझा दिए। अगर आपने ये 50% अच्छे से पढ़ लिए तो आपके 10 नंबर कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि 5% डायरेक्ट इसी प्रश्नों में से आने वाले हैं। और थोड़ी जानकारी मैं आपको और दे दूं कि अगर आप वनरक्षक वनपाल की तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भरवा रखा है, 10 दिन बाद अगर आपका एग्ज़ाम है
तो सपनों की एक नई उड़ान की इस सीरीज के अंदर जुड़ जाना। आपकी लास्ट 15 दिन ये सीरीज चलेगी। ये इसका सेकंड मॉडल पेपर है। पहला मॉडल पेपर नहीं देखा है तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर देना, आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा। अगर यूट्यूब से मिलता है तो वहाँ से देख लेना। और अपना ये प्रगति बैच है अपना CET LDC के लिए, मात्र 399 रुपये के अंदर। और आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, ये 2 नंबर हैं। आपका थोड़ा बहुत जितना भी सर कर पाएंगे आपका ऑफर और कर देंगे सर अपनी तरफ से थोड़ा बहुत। अगर आपको ये कोर्स लेना हो तो आप अपनी कंडीशन बता सकते हैं कि सर मेरे थोड़ी घर में प्रॉब्लम है तो मैं इतना महंगा नहीं खरीद सकता, थोड़ी बहुत छूट दे दो, तो सर अपने आप अपने हिसाब से कुछ कर देंगे आपका। और ये वन रक्षक वनपाल का हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। इस ग्रुप में अगर आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हो तो इन नंबरों पर मैसेज करके ग्रुप में ज्वाइन कर लो, क्योंकि ग्रुप के अंदर सभी प्रीवियस ईयर की PDF डाल दी गई है। और बच्चों के लिए डेली अच्छा अच्छा कंटेंट की PDF टाइपिंग करवा के हम लोग डाल रहे हैं। तो जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं जोड़ लो, अपने साथियों को भी जोड़ना ना भूलें। आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट रहेगी। बाकी मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक जय हिंद जय भारत।